दोस्तों, यकीन मानिए, आज की कहानी सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे कि कोई इंसान अपनी मौत के चंद घंटों पहले ऐसी अजीब मांग कैसे रख सकता है। यह किस्सा एक ऐसी जेल का है जहां के इतिहास में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जेल की सलाखों के पीछे बंद एक कैदी, जिसे हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी का दिन भी मुकर्रर हो चुका था और बस 2 ही दिन का वक्त बाकी था। जैसा कि जेल का दस्तूर होता है, आखिरी वक्त में कैदी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जेलर साहब ने भी रस्म के मुताबिक उस कैदी से पूछा, अमित, बता तेरी आखिरी हसरत क्या है। जेलर को लगा वो शायद घर का खाना मांगेगा या अपने बूढ़े पिता दिलीप से मिलना चाहेगा, लेकिन कैदी ने जो मांगा उसने जेलर के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बड़े ही शांत लहजे में कहा, साहब, मैं अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। ये सुनकर जेलर साहब सन्न रह गए, क्योंकि जेल की दुनिया में ऐसी फरमाइश कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी और ना ही सोची थी। लेकिन कानून की अपनी पेचीदगियां होती हैं और इंसानियत के नाते उसकी ये अजीब मांग मान ली गई। पर जेलर साहब के मन में गहरा शक बैठ गया था। आखिर इस खौफनाक मोड़ पर कोई इंसान ऐसी डिमांड क्यों करेगा। उन्होंने चुपके से उस बैरक में 2 खुफिया कैमरे लगवा दिए। उन्हें लगा कि शायद वो कुछ छुपा रहा है। लेकिन जब रात हुई और जेलर साहब अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मंजर देखने लगे, तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी चीखें निकल गई। उनके साथ बैठे स्टाफ के भी पसीने छूट गए। आखिर उस रात कमरे में ऐसा क्या हुआ था? क्या वो वाकई सुहाग रात थी या मौत का कोई नया खेल? क्या वो वाकई अपनी पत्नी को भी साथ ले जाने वाला था? अमित के चेहरे पर उस वक्त जो बेखौफ शांति थी, उसने पूरे जेल प्रशासन को सोच में डाल दिया। जेल के माहौल में भारी सन्नाटा था, जो किसी बड़े तूफान के आने की गवाही दे रहा था। इस उलझी हुई गुत्थी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अमित और सुमित सिर्फ दोस्त नहीं थे, एक जान दो जिस्म थे। बचपन में साथ कंचे खेले, साथ में स्कूल की दीवारें फांदी, और जब जवान हुए तो इत्तेफाक देखिए, एक ही कंपनी में दोनों को नौकरी मिल गई। अमित संजीदा किस्म का लड़का था, जो अपने काम से काम रखता था और अपने पिता दिलीप का नाम रोशन करना चाहता था। वहीं सुमित जरा मनचला था और लापरवाह किस्म का था। उसी कंपनी में एक लड़की थी, निशा। निशा बड़ी ही सुलझी हुई और हंसमुख लड़की थी। धीरे धीरे निशा और अमित के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। बात टिफिन साझा करने से शुरू हुई और कब दिल के तार जुड़ गए पता ही नहीं चला। अमित अपना टिफिन लेकर आता तो निशा हक से उसमें से निवाला निकाल लेती और निशा का लंच भी अमित के बिना अधूरा रहता। सुमित ये सब दूर से देखता रहता। उसकी आंखों में खुशी कम और एक अजीब सी जलन ज्यादा होती। उसे लगता था जो लड़की अमित के पास है वो उसकी होनी चाहिए। एक दिन सुमित ने बड़ी बेशर्मी से अमित को किनारे ले जाकर कहा, यार अमित, तू तो निशा के साथ सेट है, जरा हमारी भी उसके साथ जान पहचान करवा दे, जरा हमारा भी बेड़ा पार करवा दे। अमित को यह बात नागवार गुजरी। उसने साफ शब्दों में कह दिया, देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मोहब्बत अपनी। मैं सब कुछ बांट सकता हूं, पर अपनी निशा को किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। बस यही वो पल था जब सुमित के दिल में नफरत का वो जहर घुल गया, जिसने आगे चलकर दोस्ती के इस मंदिर को कब्रिस्तान बना दिया। सुमित ने मुस्कुराकर बात को टाल तो दिया, पर उसके अंदर एक शैतान जाग चुका था, जो मौके की तलाश में था। उसे लगने लगा कि अगर निशा उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे अमित की भी नहीं रहने देगा। वक्त बीता और एक शाम आई जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। अमित उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि निशा ने कहा था आज वो उसके कमरे में आकर साथ में खाना खाएगी। सुमित भी मौजूद था। अमित को क्या पता था कि जिस सांप को वो दूध पिला रहा है वही उसे डसने वाला है। अमित बाजार गया था सब्जियां लाने, ताकि निशा के लिए उसकी पसंद का खाना बना सके। उधर कमरे में सुमित और निशा अकेले रह गए। निशा को लगा कि सुमित तो अमित के भाई जैसा है, उससे क्या डरना। लेकिन सुमित के दिमाग में कुछ अलग ही शैतानी खिचड़ी पक रही थी। उसने निशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। निशा चिल्लाई, उसने विरोध किया, पर सुमित की ताकत के आगे उसकी एक न चली। दरिंदगी की सारी हदें पार करने के बाद जब सुमित को लगा
कि निशा सब कुछ साफ साफ उगल देगी, तो उसने आओ देखा न ताओ, वहीं रखे भारी सामान से उसके सर पर वार कर दिया और फिर गला दबाकर उसकी जान ले ली। सुमित ने बड़ी चालाकी से निशा की लाश को अमित के बिस्तर पर लिटा दिया, मानो वो सो रही हो, और खुद वहां से चुपचाप खिसक गया। जब अमित सब्जियां लेकर कमरे में घुसा तो उसे लगा निशा सो रही है। उसने उसे जगाने के लिए आवाज दी, हाथ लगाया। जब शरीर ठंडा लगा तो उसके होश उड़ गए। वो अभी कुछ समझ पाता, तभी पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गई। सुमित ने पहले ही फोन करके बता दिया था कि एक लड़की का कत्ल हो गया है। अमित के हाथ में निशा का दुपट्टा था और वो लाश के पास खड़ा था। मौके का गवाह और सबूत दोनों उसके खिलाफ थे। पुलिस ने बिना कुछ सुने, बिना उसकी बात माने, उसे घसीटते हुए जीप में डाल दिया। उस रात अमित की जिंदगी का सूरज डूब गया था और शुरू हुआ सलाखों के पीछे का वो सफर, जिसका अंत फांसी के फंदे पर दिख रहा था। शहर में हर जगह एक खबर फैल गई कि एक नौजवान लड़के ने अपनी प्रेमिका के साथ दरिंदगी की और फिर उसे मार डाला। पूरे इलाके में भूचाल आ गया। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि हकीकत क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो आग में घी डालने का काम किया, जिसमें साफ लिखा था कि मौत से पहले निशा के साथ गलत हुआ था। इसके बाद तो जैसे अमित के लिए नफरत की लहर दौड़ गई। हर जगह कैंडल मार्च निकलने लगे। राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जेल के बाहर चिल्लाने लगे, इस दरिंदे को तो फांसी की भी सजा कम है। लोग कह रहे थे, ऐसे समाज के दुश्मन को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अदालत में भी जब यह केस चला तो सुमित ने बड़ी सफाई से गवाही दी कि उसने अमित और निशा को साथ में झगड़ा करते देखा था। अमित कटघरे में खड़ा होकर बस अपने पिता दिलीप को देखता रहा, जिनकी गर्दन शर्म और दुख के मारे झुकी हुई थी। अमित को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। मौकाए वारदात पर उसकी मौजूदगी ने उसे पूरी तरह फंसा दिया था। जज साहब ने भी साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। कैदी अमित को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये सुनते ही दिलीप फूट फूट कर रोने लगे। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई कि एक मुजरिम को उसके किए की सजा मिल गई। लेकिन किसी ने उसकी खामोश चीख को नहीं सुना जो अमित के गले में दबी थी। अमित को जेल के उस कोने में भेज दिया गया जहां से सिर्फ मौत का रास्ता निकलता था। वहां उसके पास पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। पर उसके पास वो दुख था कि जिस दोस्त को उसने अपना सब कुछ माना, उसने उसे जीते जी मार दिया। अब बस परसों का दिन बाकी था जब उसे इस दुनिया से रुखसत होना था, और उसी बीच उसने वो सुहाग रात वाली अजीबोगरीब मांग रख दी जिसने जेल प्रशासन को हिला दिया। जेलर साहब ने बहुत सोच विचार के बाद अमित की मांग को मान लिया। उन्होंने सोचा, चलो मरते हुए बंदे की बात मान ली जाए, शायद इसी बहाने कोई सच सामने आ जाए। उन्होंने स्नेहा को पैगाम भिजवाया। स्नेहा, जो इस पूरी घटना के बाद सदमे में थी, वो भी सोच रही थी आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों किया। कानून उसे कातिल मान चुका था, पर स्नेहा का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। जिस इंसान ने उसे हमेशा फूलों की तरह रखा, वो किसी की जान कैसे ले सकता है। स्नेहा भारी मन से जेल पहुंची। इधर जेलर साहब ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अमित को जनरल बैरक से निकालकर एक अलग कमरे में शिफ्ट किया। ये कोई मामूली कमरा नहीं था। जेलर साहब ने अपनी 20 साल की सर्विस का पूरा अनुभव लगा दिया और कमरे में गुप्त सीसीटीवी कैमरे छुपा दिए। इस कैमरे का वीडियो सीधा जेलर साहब के ऑफिस की स्क्रीन में आ रहा था। कमरे के बाहर 2 मुस्तैद बॉडीगार्ड खड़े किए गए थे। जैसे ही स्नेहा कमरे में गई और अमित को जंजीरों में जकड़ा देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। अमित की हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफी देर तक आंसू बहाते रहे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन दोनों की सिसकियों की आवाज और उनके चेहरे के भाव जेलर साहब के ऑफिस में साफ देखे और सुने जा सकते थे। स्नेहा ने रोते हुए अमित की आंखों में देखा और पूछा, अमित, बस एक बात सच में बता दो, क्या वाकई तुमने ये सब किया है? क्या हमारे प्यार में इतनी सच्चाई नहीं थी कि तुम मुझे बता देते? अगर तुम उससे प्यार करते ही थे तो कोई बात नहीं थी, पर तुमने उसकी जान क्यों ले ली? अमित बस खामोश रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो अंदर ही अंदर टूट चुका हो। जेलर साहब ऑफिस की स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे थे।
उन्हें लगा कि अब कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है। कमरे के अंदर जब रोने की सिस्कियां थोड़ा कम हुई तो अमित ने भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने स्नेहा का हाथ थाम लिया और बोला, स्नेहा, तुम मुझे कातिल समझती हो? भगवान गवाह है, जिस निशा को मैं बेहद चाहता था, जिसके साथ मैं अपना टिफिन और हर छोटी छोटी बात साझा करता था, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? ये सुनते ही स्नेहा चौंक गई। अमित ने आगे बताया, उस दिन कमरे पर सुमित पहले से मौजूद था। सुमित ने निशा के साथ वो सब किया जो कोई जानवर भी न करे। जब मैं बाजार से सामान लेकर वापस लौटा तो मैंने निशा को बिस्तर पर मरा हुआ पाया, जबकि सुमित वहां से भाग चुका था। अमित ने रोते हुए कहा, कानून अंधा होता है स्नेहा। उसने सिर्फ मुझे मौके पर देखा और मुजरिम बना दिया। सुमित, जिस पर मैं शायद से भी ज्यादा भरोसा करता था, उसने मेरी जिंदगी को शमशान बना दिया। अमित की ये तड़प और उसकी बेगुनाही की दास्तान कैमरे के जरिए लाइव देखकर जेलर साहब के ऑफिस में जैसे सन्नाटा पसर गया। वो जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, उसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। अमित बोला, अब तो फांसी होनी ही है। बस तुम अपने इन दोनों मासूम बेटों का ख्याल रखना। उन्हें कभी मत बताना कि उनके बाप को किस बात की सजा मिली, वरना उनका इंसाफ पर से भरोसा उठ जाएगा। अमित की बातें और चेहरे की बेबसी इतनी सच्ची और दर्दनाक थी कि जेलर साहब ने स्क्रीन पर से नजर हटा ली और उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि कानून की बारीकियों के चक्कर में एक बेगुनाह बाप, एक बेगुनाह शौहर और एक सच्चा इंसान कल सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। पूरी जेल का माहौल एकदम गमगीन हो गया था। स्नेहा अमित के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। उधर ऑफिस में जेलर साहब बेचैनी से टहलने लगे। उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। क्या वो एक बेगुनाह को मरते हुए देखते रहेंगे या फिर अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर सच का साथ देंगे? स्नेहा जब जेल से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे पता चल चुका था कि उसका पति निर्दोष है। उधर जेलर साहब पूरी रात बेचैन रहे। उन्हें नींद नहीं आई। उनके कान में बार बार एक ही बात गूंज रही थी, कानून अंधा होता है। अगले ही दिन, फांसी से ठीक एक दिन पहले, जेलर साहब ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपनी सर्विस की परवाह किए बिना उन सीसीटीवी फुटेज को अपने आला अधिकारियों को दिखाया। उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें पुलिस के बड़े अफसर, सामाजिक कार्यकर्ता और रिटायर्ड जज शामिल थे। जेलर साहब ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, साहब, अगर कल सुबह इस बंदे को फांसी हो गई तो ये कानून की जीत नहीं बल्कि एक मासूम की हत्या होगी। इस रिकॉर्डिंग को देखिए और फैसला कीजिए। जब हॉल में वो फुटेज चली और अमित की वो फूट फूट कर रोने की आवाज और बेबस चेहरा गूंजा तो वहां मौजूद हर शख्स का दिल बैठ गया। अधिकारियों ने फौरन जांच के आदेश दिए। पुलिस की एक टीम तुरंत सुमित को तलाश करने के लिए रवाना की गई। सुमित, जो हत्यारा होते हुए भी खुली हवा में सांस ले रहा था और सोच रहा था अमित के मरते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसे उसके ठिकाने से दबोच लिया गया। जब सुमित से सख्ती से पूछताछ की गई और उसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि जलन और हवस के चक्कर में उसने निशा की हत्या की और अमित को फंसा दिया। अब वक्त बहुत कम था, फांसी का समय नजदीक आ रहा था और कागजी कार्रवाई अभी बाकी थी। जेल के बाहर दिलीप और स्नेहा दुआएं मांग रहे थे। पूरे महकमे में अफरा तफरी मची थी। क्या सच का सूरज समय पर निकलेगा या फिर अंधेरा बाजी मार ले जाएगा? ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा था। जेलर साहब खुद फाइल लेकर दौड़ रहे थे ताकि अमित की गर्दन तक वो फांसी का फंदा ना पहुंच सके। पर कहते हैं ना, जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। जिस दिन अमित को फांसी होनी थी उसी दिन कोर्ट का स्टे ऑर्डर और रिहाई का परवाना जेल पहुंचा। सुमित को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और अमित को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया गया। जैसे ही अमित जेल के बड़े फाटक से बाहर निकला, स्नेहा अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी थी। दिलीप ने अपने बेटे को गले लगाया और दहाड़े मारकर रो पड़े। पूरा शहर, जो कल तक अमित को गालियां दे रहा था, आज वही उसके सामने शर्म से सर झुकाए खड़ा था। निशा के परिवार को जब यह सच पता चला तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अमित ने जेलर के हाथ जोड़े तो जेलर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मेरा नहीं,
अपनी सच्चाई का करो। जिसने तुम्हें मौत के मुंह से खींच लिया, सुमित को उसके किए की सजा मिली और उसे उसी फांसी के फंदे पर लटकाया गया जो अमित के लिए बना था। अमित अब फिर से अपनी छोटी सी दुनिया में लौट आया था। वो अपने बच्चों को पढ़ाता है और सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर सच का साथ मत छोड़ना। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि कभी कभी जो आंखों को दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। कानून और सुबूतों के खेल में कभी कभी बेगुनाह भी पिस जाते हैं, पर अगर ऊपर वाला साथ दे तो इंसाफ मिलकर ही रहता है। कर भला तो हो भला। अमित ने निशा के साथ गलत नहीं किया था, इसलिए अंत में कुदरत ने उसका साथ दिया। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।